फ्रेंड्स, हिंदी डिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वस्तु के यथार्थ रूप की जिज्ञासा और जानकारी उसके प्रति बौद्धिक तथा मानसिक प्रतिक्रिया चेतन मानव का स्वभाव है और यही वस्तु को समझना, समझाना, उसके संबंध में निर्णय देना और उसकी उसकी समीक्षा या आलोचना कहलाती है। दोस्तों, आलोचना शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, आ और लोचन, जिसका अर्थ है चारों ओर से सम्यक रूप से देखते हुए जांचना या छानबीन करना। साहित्य रचना का ज्ञान, रसास्वादन परख, उसकी उत्पत्ति, स्वरूप तथा भेद, गुण, दोष, प्रभाव तथा अन्य प्रकार का मूल्यांकन सभी कुछ आलोचना के अंतर्गत आता है। पिछले अध्याय में हमने आलोचना का अर्थ, उसका स्वरूप, उसकी आवश्यकता, आलोचना का उद्देश्य और महत्व पर चर्चा की थी। आज के अध्याय में हम जानेंगे आलोचना के विविध रूपों के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं आलोचना के विविध रूप। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, समाजशास्त्रीय, व्याख्यात्मक तथा शास्त्रीय आदि आलोचना के ही प्रमुख रूप माने जाते हैं। अब हम आलोचना के मुख्य रूप जानते हैं, जिसमें पहला रूप है सैद्धांतिक आलोचना। जब लोक रुचि सूत्रबद्ध हो जाती है और युग प्रवर्तक कवियों की अमर रचनाओं का विश्लेषण कर उनके नमूने के आधार पर उसके सिद्धांत और नियम निर्धारित किए जाते हैं, वहां से सैद्धांतिक आलोचना का जन्म होता है। इसमें आलोचक अपनी प्रतिभा एवं प्राचीन ग्रंथों के आधार पर कुछ सिद्धांतों का निर्माण करता है और फिर इन्हीं के आधार पर वह किसी काव्य या कृति या किसी रचना की आलोचना करता है। निर्णयात्मक आलोचना यह कौन सी होती है? जब कोई निश्चित सिद्धांत के आधार पर साहित्य के गुण, दोष या श्रेष्ठता, निकृष्टता का निर्णय करता है, वहां पर निर्णयात्मक आलोचना होती है। यानी कि साहित्य के गुण, दोष, अच्छी बुरी सब बातों को परख कर जो आलोचना की जाती है, अपना निर्णय दिया जाता है, वही निर्णयात्मक आलोचना कहलाती है। इसे साथ ही साथ नैतिक आलोचना भी कहा जाता है और इसमें सैद्धांतिक यांत्रिकता अधिक पाई जाती है। अगली आलोचना होती है व्याख्यात्मक आलोचना। इस आलोचना के अंतर्गत विश्लेषण और व्याख्या प्रधान होती है तथा इसमें जो सिद्धांत पक्ष है वह गौण रहता है। इसमें आलोचक कृति के सौंदर्य का उद्घाटन करता है, उसका विवेचन और विश्लेषण करता है, फिर उसके गूढ़ रहस्यों को सरल बनाकर पाठकों के सम्मुख अध्ययन हेतु प्रस्तुत करता है। इस आलोचना में कृति और कृतिकार के साथ पूर्ण रूप से न्याय, सजीवता और रोचकता भी बनी रहती है। दोस्तों, आधुनिक युग में आलोचना के इस रूप को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगली है प्रभावात्मक आलोचना। यह आलोचना भावपूर्ण होती है, यानी कि कवि या कलाकार की रचना का आलोचक पर जैसा प्रभाव पड़ता है वह वैसा ही अपनी आलोचना में उसे व्यक्त करता है। इसमें आलोचक किसी विशिष्ट विवेचना पद्धति को भी नहीं अपनाता, बल्कि अपनी रुचि और आदर्श के अनुरूप आलोच्य ग्रंथ की आलोचना करके अपना एक तरह से निर्णय देता है। अनेक विद्वान इस आलोचना को इसलिए सही भी नहीं मानते क्योंकि इसमें आलोच्य विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता। हो सकता है कि किसी आलोचक को उसमें सिर्फ कृति में सिर्फ अच्छी बातें ज़्यादा दिखें और बुरी कम, तो वह उसी हिसाब से अपना लिखेगा आलोचना को। इसीलिए कई लेखक इस आलोचना को सही नहीं मानते, क्योंकि ऐसी आलोचना में भावना तत्व की प्रधानता रहती है और जो बुद्धि तत्व होता है वह अपेक्षाकृत ना के बराबर ही रहता है। अगली है ऐतिहासिक आलोचना। इसके अंतर्गत वे आलोचनाएं आती हैं जिनमें किसी रचना का मूल्यांकन रचनाकार की जाति, वर्ग और उसके समाज के आधार पर किया जाता है। इस आलोचना पद्धति का आरंभ प्रसिद्ध इतिहासकार टैन ने किया था। यह हिंदी आलोचना की अमूल्य निधि मानी जाती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर और नाथ पंक्तियों का मूल्यांकन इसी आलोचना पद्धति से किया है। अगली है तुलनात्मक आलोचना। जब किसी रचनाकार या रचना की तुलना किसी अन्य रचनाकार या रचना या किसी दूसरी भाषा के साहित्य से की जाती है,
वहाँ तुलनात्मक आलोचना होती है। और इसके अंतर्गत अपनी रुचि के अनुसार किसी कवि के प्रति अन्याय भी किया जा सकता है, यानी कि किसी की भी रचना की तुलना दूसरी रचना से करके उसको सही या गलत ठहराने का निर्णय लिया जा सकता है, और ऐसे में किसी कवि की कृति के साथ भी अन्याय हो सकता है। यह पद्धति उन स्थलों पर उपयोगी होती है जहाँ तुलनात्मक दृष्टि से किसी को भी छोटा या बड़ा सिद्ध नहीं करना होता। प्रायः इस आलोचना का परिणाम कटु विवाद होता है। व्यवहारिक आलोचना। जब सिद्धांतों के आधार पर साहित्य की समीक्षा की जाए तो उसे व्यवहारिक आलोचना कहा जाता है। व्याख्यात्मक आलोचना गूढ़ गंभीर साहित्य रचना के विषय, उनकी भाषा शिल्प को सरल सुबोध भाषा में स्पष्ट करना इस आलोचना का उद्देश्य है। जीवन चरित मूलक आलोचना। दोस्तों, इसके अंतर्गत रचनाकार के व्यक्तित्व, उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, पर्यावरण, हाव भाव, रुचि और शैली आदि तथ्यों को ध्यान में रखकर कोई आलोचना की जाती है। जैसे डॉक्टर रामविलास शर्मा की निराला की साहित्य साधना और डॉक्टर नगेंद्र का सुमित्रा नंदन पंत इसके उदाहरण हैं। अगली है मनोवैज्ञानिक आलोचना। दोस्तों, यह आलोचना कवि या कलाकार के अंतर्मन का विश्लेषण करती है, यानी कि काव्य के मूल में स्थित भावों, आदर्शों, उद्देश्यों की समीक्षा करती है और उनके कारण को चित्त की अंतः प्रवृत्तियों में खोजने का भी प्रयत्न इसी आलोचना द्वारा किया जाता है। बाह्य परिस्थितियों में आंतरिक भावनाओं पर होने वाली प्रतिक्रिया का विश्लेषण करना भी इसी आलोचना का कार्य है। यह आलोचना एक और सृजन प्रक्रिया की खोज करने में सहायक होती है, तो दूसरी ओर लेखक के मनोविज्ञान का उसकी कृति पर पड़ने वाले प्रभाव के विश्लेषण में भी यह आलोचना काफ़ी उपयोगी सिद्ध होती है। कोई भी रचनाकार, लेखक या कवि जब अपनी कृति लिखता है तो उसके दिमाग में जो होता है वो उसका असर कहीं ना कहीं उसकी कृति पर देखने को मिलता ही है। अगली है मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना। दोस्तों, यह आलोचना छायावाद के ह्रास के साथ साथ प्रारंभ हो गई थी। इसके अधिकतर मूल्य मार्क्सवादी थे। मार्क्सवादी मूल्यों के प्रकाश में जो आलोचनाएं लिखी गई उन्हें मार्क्सवादी आलोचना कहा जाने लगा। इसको प्रगतिवादी आलोचना भी कहते हैं, क्योंकि साहित्य क्षेत्र में मार्क्सवादी विचारधारा से पुलकित रचनाओं को प्रगतिवाद रचना कहने का एक तरह से चलन ही है। वस्तुतः मार्क्सवादी आलोचना ऐतिहासिक आलोचना का वह विकसित रूप है जिसमें भाव पक्ष का बौद्धिक एवं उपयोगितावादी उद्घाटन तथा शैली के सरल, स्वाभाविक एवं जनसंवेद्य स्वरूप सन्निहित रहता है। तो दोस्तों, ये हमने जाने आलोचना के विविध रूप। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन दोस्तों उन्हें सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।